ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मृदा संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, और आज हम आपको मृदा जल सॉइल वाटर बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। पौधों के लिए मृदा जल का विशेष महत्व है। जल के अभाव में पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। जिन भूमियों में मृदा जल क्रांतिक बिंदु पर या इससे कम होता है, वहाँ पौधों के अंकुरण से लेकर पकने तक की अवधि में वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में अंकुरण कम होता है और बहुत ही कम पौधे जीवित रह पाते हैं। पौधे पानी की कमी के बिना बौने रह जाते हैं। यदि वृद्धि की अंतिम अवस्थाओं जैसे फूल तथा दाना बनते समय पानी की कमी होती है, तो पौधे की उपज 25 से 50% तक कम हो जाती है, क्योंकि इन अवस्थाओं में पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है तथा भूमि में कृषि कार्य नहीं किए जा सकते। बीज के अंकुरण से लेकर पौधे की वृद्धि तक विकास काल में जल भूमि में अनेक रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ कार्य संपादित करता है। जैसे आप देखें, जल बीज को अंकुरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान प्रोटोप्लाज्म का एक आवश्यक अंग है। पौधों का 90% भाग जल से बना है। पौधे को उत्सर्जन क्रिया यानी ट्रांसपिरेशन के लिए जल आवश्यक है, जिससे पौधों का ताप नियंत्रित रहता है। पौधे अपना भोजन घोल के रूप में लेते हैं, अतः जल विलायक, सॉल्वेंट तथा वाहक का कार्य करता है। जल पौधों की कोशिकाओं को फूली हुई अवस्था यानी टर्गेट रखता है। जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब आप मृदा जल के रूप समझिए। फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर। मृदा जल के रूप कायदे से समझिएगा। जानते हैं, यह जो है 4 रूपों में पाया जाता है। पहला है गुरुत्वीय जल, दूसरा है केशिका जल, और तीसरा है आर्द्रताग्राही जल, और चौथा है रमों का पानी। तो पहला आप गुरुत्वीय जल समझिए। गुरुत्वीय जल को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। वर्षा अथवा सिंचाई के उपरांत जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असफल रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहलाता है। इस समय मृदा नमी समय, ये समझिए कि इस समय मृदा में जो नमी का तनाव होता है वो 1/3 वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस प्रकार जल दीर्घ रंध्रों यानी माइक्रोपोर्स में स्वतंत्र रूप से बहता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह जल अधिक समय तक भरा रहने पर दीर्घ रंध्रों को भरकर उसकी वायु को निकाल देता है। अतः मृदा में ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीकरण संबंधी समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जड़ों का श्वसन के लिए ऑक्सीजन न मिलने से पौधे मर जाते हैं। जल मृदा से पोषक तत्वों को घोलकर नीचे बहा देता है, जिससे भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार आपने ये देख लिया। अब इसके बाद दूसरा वर्ड देखिए, केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। इसको ध्यान समझिए। यह मृदा जल का वह मात्रा है जो 31 से 1/3 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। आप इस तरह समझिए, जब मृदा में पानी दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो पानी मात्रा सूक्ष्म केशिका रंध्रों में कणों में के बीच में मृदा द्वारा रोक लिया जाता है, वह पानी केशिका जल कहलाता है। अतः क्षेत्र धारित यानी फील्ड कैपेसिटी और आर्द्रता गुणांक यानी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के मध्य वाली जल की मात्रा केशिका जल कहलाती है। यह जल सूक्ष्म केशिका रंध्रों तथा केशिका विहीन रंध्रों यानी नन कैपिलरी पोर्स की सतहों पर जल परत यानी वाटर फिल्म के रूप में आत्मन बल यानी टेंसिल फोर्सेस
द्वारा धारित रहता है। पतली अथवा मोटी जल परत के अनुसार आनन बल विभिन्न होता है। जब जल परत पतली होती है तो आयतन बल अधिक तथा मोटी परत होने पर कम होता है। कम आयतन यानी बल होने पर मृदा में जल सफलतापूर्वक भ्रमण कर सकता है। मृदा में केशिका जल ही एक ऐसा जल है जो पोषक तत्वों को घोलकर विलयन यानी सॉल्यूशन के रूप में रहता है, जिसका पौधे उपयोग करते हैं। इस उपयोगिता के कारण इस जल को मृदा, और ये समझिए आप कि मृदा विलयन यानी सॉइल सॉल्यूशन कहा जाता है। यह जल आवश्यक पोषक तत्वों को अपने में विलय कर मृदा के प्रत्येक दिशा में यानी ऊपर नीचे तथा समानांतर संचालित होकर पौधों में पहुंचता है। नीचे का जल शुष्क कणों के खिंचाव से ऊपर को उठता रहता है। इस क्रिया को केशिका जल, या आप ये समझिए केशिका जल चढ़ाव यानी कैपिलरी राइस ऑफ वाटर कहते हैं। मृदा में अधिक जल का नमी भाग पौधों को प्राप्त नहीं होता है। क्षेत्र धारिता तथा पौधे की स्थायी मुरझान बिंदु के बीच केशिका जल की मात्रा ही पौधों को प्राप्त होती है, शेष मात्रा प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार आपने एक बात और समझिए, मृदा में केशिका जल की मात्रा मुख्य रूप से मृदा कणाकार यानी टेक्सचर, मृदा संरचना व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। मृदा के कणों का आकार जितना सूक्ष्म होगा अर्थात क्ले की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उतना ही केशिका जल अधिक होगा। कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में भी जल की मात्रा में वृद्धि होती है। अब आर्द्रताग्राही जल समझिए, मिट्टी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर कणों के खुले हुए पृष्ठ पर एक अत्यंत बारीक जल की परत लगी रहती है। जल के अणु वाष्प की अवस्था में मिट्टी के कणों के चारों ओर पाए जाते हैं। इसे आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। आर्द्रताग्राही जल मृदा कणों में अधिक दृढ़ता के साथ खिंच चिपका रहता है। ये एक बात और समझ लीजिए कि इस जल परत में 15 से 20 अणु हो सकते हैं। ठोस द्रव अतः सीमा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेस और हिंदी में कहते हैं अंतः सीमा पर अत्यधिक दाब। ये लगभग जो है समझिए आप कि 10,000 वायुमंडलीय दाब के कारण जब अणु इतने अधिक सघन हो जाते हैं, या आप समझिए कि अगर इस रूप से सघन रूप से समिवेष्टित यानी क्ले पैक्ड हो जाते हैं कि जल परत का अधिकतम भाग द्रव के रूप में नहीं हो पाता है, तो जल परत मोटी होने से आत्मन दबाव कम हो जाता है। पौधे के लिए इस जल का कोई उपयोगिता नहीं है। चौथा उत्तर समझ लीजिए, रबों का पानी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। पौधों के लिए इसका महत्व नहीं है। ये खनिजों में पाया जाता है वह मिट्टी के कणों में रहता है। अब आप जो है प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, मृदा जल के रूप लिखिए। धन्यवाद।